नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। देखिए, आपका एक एक सेकंड बेहद कीमती है, इसलिए जरूरी है कि मैं कम समय में आपको देश की ज्यादा से ज्यादा खबरें बताऊं, हर बड़ा अपडेट दूं। इसलिए सबसे पहले यह बता देता हूं कि आज भारत की बात की टॉप स्टोरीज क्या रहने वाली है। जी हां, आज बात करेंगे मोदी सरकार के बड़े फैसले की, जिसके तहत 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी तारीख को 1975 में इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। इस पर विपक्षी खेमा उबल पड़ा है, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी की राजनीति के उस भक्ति मार्ग को भी दिखाऊंगा जिस पर वो 14 जुलाई को पैदल चल सकते हैं। बात लालू प्रसाद यादव की होगी। आखिर जब बाराती बने लालू तो क्यों हो गई सियासत चालू। लेकिन सबसे पहले बात बाढ़ से बेहाल उन इलाकों की जिनके लोग मदद की हर पल बाट जो रहे हैं। उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, लेकिन जिनके कंधों पर बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो मुझे जरूर सुन रहे होंगे। इसलिए सबसे पहले उफनती लहरों की कहर लीला पर यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें आसमानी हैं और तबाही कुदरती। बेहिसाब हो रही बरसात ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सूरत बदल दी है। कहीं पहाड़ खिसक गए तो कहीं रास्ते ब्लॉक हो गए। बारिश का बेहिसाब दर्द उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी उफान पर आई और कई गांव तालाब में तब्दील हो गए। कई लोगों की जिंदगी नाव पर ही टिक गई है। अब इसे देखिए, ये शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पानी अभी तक अंदर जमा है। मरीजों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। हालात कब सुधरेंगे कोई नहीं जानता। यूपी के ही लखीमपुर खीरी से आई ये तस्वीर हजारों लाखों तस्वीरों पर भारी है। बाढ़ के चलते सड़क और रेल यातायात ठप हुआ तो दो भाई बहन के शव को कंधे पर लेकर ही अस्पताल से घर के लिए निकल पड़े। पटरियों के किनारे बने रास्ते पर 5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय किया। दोनों भाई बारी बारी से 15 साल की बहन के शव को कंधे पर लेकर जा रहे थे और पीछे पीछे रोते बिलखते परिवार वाले थे। हालात ऐसे हैं कि अगर इंसान फंस जाए तो एक कदम आगे नहीं जा सकता। पीलीभीत के पूरनपुर में लाइन हॉस्पिटल का हाल देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर वहां जाना पड़ा तो कैसे जाएंगे। लाइफलाइन हॉस्पिटल भी आपको बिशलपुर का हम दिखाते हैं और किस तरह से वहां पर जो पानी हॉस्पिटल के अंदर भर गया है और जिसके बाद गांव में या फिर इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन पानी की क्या तस्वीर है, क्या कंडीशन है, वो आप यहाँ पर साफ तौर से देख पाएंगे। नौका प्रखंड का है ये, सभी टीचर है, बढ़ता है बरारा। एक तरफ मुसीबत और दूसरी तरफ मजबूरी। बिहार में शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी समस्या वक्त पर स्कूल पहुंचने की है। सहरसा में कुछ शिक्षकों ने नाव से स्कूल जाने का फैसला किया, लेकिन बीच में ही फंस गए। नाव कोसी नदी में ही भटक गई। करीब 20 टीचर 2 घंटे तक नदी के बीच में ही फंसे रहे। रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरफ जाना, पूरा धुंध लगी हुई है, नाव भटक के बहुत दूर आ चुका है। बिहार के ज्यादातर इलाकों में परेशानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि नेपाल से छोड़ा गया पानी इनकी मुसीबत बढ़ा रहा है। मुजफ्फरपुर में 500 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर डूबने की कगार पर हैं। अब पलायन ही इकलौता रास्ता है। रोड पर जाकर रहेंगे, जो ऐसे अब हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल यही स्थिति रहती है। हर साल यही स्थिति रहती है। कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती है। कोई व्यवस्था नहीं होता। पानी आ जाता तो सब बाल बच्चा लेके भागल जाता, नहीं तो डूब धस जाता।
ये तस्वीर नेपाल के त्रिशूली नदी की है, जहां आधी रात को 2 बसें भूस्खलन के चलते पानी में समा गई। हादसे में 60 से ज्यादा लोग बह गए। नदी उफान पर है, न तो यात्री मिल रहे हैं और न ही कोई निशान। जिन 3 लोगों को तैरना आता था वो तो निकल आए, पर बाकी लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या कुछ इसी तर्ज पर आज मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सबको चौंका दिया। संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए यह धर्म संकट से कम नहीं है। इमरजेंसी लागू करने की तारीख 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करना, इंदिरा सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लागू की थी। इसके 49 साल बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए एनडीए ने अब इस तारीख को सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 25 जून 1975 की वो तारीख जब देश में हुआ था इमरजेंसी का ऐलान। अब 49 साल बाद मोदी सरकार ने 25 जून को घोषित किया संविधान हत्या दिवस, यानी इमरजेंसी के ऐलान की अगली बरसी को देश संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगा। मोदी सरकार ने 11 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी की। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर जारी अधिसूचना को सार्वजनिक करते हुए लिखा कि संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। अमित शाह के इस पोस्ट को टैग करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। ये दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। कि 75 ने जो कुछ भी इंदिरा जी ने की थी, दैट वाज दी संविधान का हत्या ही था। तो लोग उसको दे कांट फॉरगेट दिस। जिस दौर में विपक्ष हर बहस की शुरुआत संविधान दिखाकर कर रहा है, जिस दौर में इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को संविधान विरोधी गठबंधन घोषित करने की है, उसी वक्त मोदी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। इस फैसले पर कांग्रेस ने उतना ही तीखा पलटवार किया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरी एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा, को मिली निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। युवा 2 करोड़ नौकरियों का नोटिफिकेशन चाह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कहा था। 4 जून को देश ने मोदी मुक्ति दिवस का नोटिफिकेशन पहले ही कर दिया है। अब सरकार बौखला करके इस तरह के प्रपंच करते हुए इस तरह के नोटिफिकेशन कर रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दल अब एक एक कर मोदी राज को इमरजेंसी साबित करने में जुट गए हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा, वो सुनिए। आज तो देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर दिखी। 2014 से हर दिन भाजपा ने संविधान की हत्या की है। आपने हाल ही में देखा होगा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, जहां पर अनिल मसीह कैमरा पर संविधान की हत्या भाजपा के इशारे पे करते पाए गए। मोदी सरकार ने बड़ी चाल चल दी है। अब इंडिया के दिग्गज इसकी काट के लिए क्या करते हैं, इस पर सबकी नजर है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासत गरमा दी है। आज यहां 11 सीटों के लिए वोटिंग हुई विधान परिषद की, जिसमें 12 उम्मीदवार मैदान में थे। महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित की तरफ से 9 उम्मीदवार मैदान में थे, यानी एनडीए के 9 उम्मीदवार थे। ये सभी तो जीत गए, लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से 3 उम्मीदवार उतरे थे, जिसमें 2 की जीत और 1 की हार हुई।
नतीजों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों में से 9 सीटों पर सत्ताधारी एनडीए की जीत हुई है। बीजेपी 5 सीट पर जीती है। शिवसेना शिंदे की 2 सीट पर जीत हुई है। एनसीपी अजित की 2 सीट पर जीत हुई है। महाविकास अघाड़ी की बात करें, यानी इंडिया की बात करें, तो उसकी 2 सीट पर जीत हुई है। 1 पर कांग्रेस तो 1 सीट पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार की जीत हुई है। देखिए, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास 37 वोट थे। इनमें कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उसके पास 67 विधायक थे। उन्हें 59 वोट मिले, यानी 59 वोट मिले, 68 विधायक थे। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का 201 विधायकों के समर्थन का दावा था। उसे अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 214 वोट मिले हैं, यानी उसके उम्मीदवार के लिए कुछ विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। खैर, महाराष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई। इस खबर के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। देखिए, महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर विवाद और गहरा गया है। सिर्फ पूजा खेड़कर ही नहीं, उनका पूरा परिवार विवादों के घेरे में है। पहले नंबर पर पूजा खेड़कर है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए ओबीसी और विकलांग कोटे का गलत इस्तेमाल किया। दूसरे नंबर पर उनके पिता हैं, जिन पर आरोप है कि उनकी शह पर पूजा खेड़कर के ने कलेक्ट्रेट में मनचाहे केबिन के लिए हंगामा किया। और तीसरे नंबर पर है पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर, जिनका पिस्टल वाला पुराना वीडियो वायरल हो गया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। पिस्टल और बाउंसर के दम पर जिस जमीन को हथियाने की बात सामने आ रही है वो पूर्णा जिले में ही है। यहां पूजा के पिता और रिटायर्ड आईएएस दिलीप खेड़कर ने 25 एकड़ जमीन खरीदी थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में जो महिला दिख रही हैं, ये पूजा खेड़कर की मां है, जिनके हाथ में पिस्तौल थी। और इन्हीं के पास किसानों की कुछ जमीन है जिसे हथियाने के आरोप लग रहे हैं। किसानों ने जब विरोध किया तो पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर बाउंसर लेकर वहां पहुंची। इस दौरान उनके हाथ में पिस्टल भी नजर आई। इनमें कुछ जमीन पूजा खेड़कर के नाम नहीं है, जबकि पावर ऑफ अटर्नी उनकी मां मनोरमा खेड़कर के पास है। दिलीप खेड़ेकर और मनोरमा खेड़ेकर यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे माताजी और पिताजी को गाली दिया और दमदाटी किया। और उन्होंने मेन करके इधर पिस्टल दिखाया और पिस्टल का धाक दिखाया मेरे माताजी पिताजी को। उनका ऐसा मानना है कि ये पूरा जगह पे हम ये करना चाहते हैं, मतलब तावा डालना चाहते हैं। देखिए, खेड़कर परिवार की दलील है कि आत्मरक्षा के लिए मनोरमा खेड़कर ने पिस्टल निकाली थी। लेकिन यहां सवाल यह है कि निहत्थे किसानों से मनोरमा खेड़कर को किस बात का डर था? बाउंसर साथ होने के बावजूद उन्होंने पिस्टल क्यों निकाली? कुल मिलाकर खेड़कर परिवार सवालों के घेरे में है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर इतने लूप होल होने के बाद भी पूजा खेड़कर की आईएएस की कुर्सी कैसे इनको मिल गई? अब केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है जो 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्र बता रहे हैं कि दोषी पाए जाने पर पूजा खेड़कर को बर्खास्त किया जा सकता है। जिस जांच कमेटी का गठन किया गया है वो पूजा खेड़कर के सभी सर्टिफिकेट की समीक्षा करेगी, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि जिस पूजा खेड़कर के नाम पर पुणे और महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में जमीन है वो ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में कैसे फिट बैठती है। पूजा के मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल है, क्योंकि बार बार मेडिकल के लिए बुलाए जाने के बाद भी उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया। अब अगर जांच में यह बात सामने आ जाती है कि पूजा ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है तो उन पर आपराधिक केस भी दर्ज हो सकता है। पूजा खेड़कर का पहला विवाद पुणे के डीएम से हुआ था। वो कलेक्ट्रेट में मनचाहा केबिन चाहती थी। इसी मामले की शिकायत के बाद पूजा खेड़कर का तबादला वाशिम जिले में हुआ। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद पूजा खेड़कर सवालों से बचती रही। उन्होंने कहा कि वो कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगी। तो बहरहाल ये तो बात थी विवादित आईएएस पूजा खेड़कर की। अब नजर पूरे देश की है कि इन पर कब कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।